नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16। भारत में आरक्षण नीति अथवा इसे कहते हैं कि लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी नौकरियों में, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को नियोजन के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए एक समान अवसर हमारा संविधान प्रदान करता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, विवादें हैं, कुछ रिजर्वेशन हैं, इस सबको हम लोग जानेंगे। तो भारत में आरक्षण नीति का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को जब हम लोग नियोजन में, नियुक्ति में समान अवसर देते हैं, तो ये रिजर्वेशन कहाँ से आया, क्यों आया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे और शॉर्ट तरीके से जानेंगे कि आपको एक एग्जाम में ज़्यादा फायदा करे। तो सबसे अनुच्छेद 16 इसी बात के लिए जाना जाता है। एक बात गांठ बांध लीजिए कि इसमें भारत के सभी नागरिकों को, वो लिंग के आधार पर हो, जन्म हो, स्थान हो, मूल जाति हो, किसी भी तरह से कोई भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर रिजर्वेशन आरक्षण क्यों आया, इसके बारे में हम लोग चर्चा नियमित रूप से करेंगे। लोक नियोजन में अवसर की जो समता है भाग 3 मूल अधिकार में है। यह मुख्य रूप से 6 प्रकार से दिया जाता है। सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे, जो फर्स्ट बात करेंगे, तो यह अनुच्छेद 16 का 1 कहता है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। क्या करना है? 16 का हम लोग 1 देखें, 16 का 1 देखें, इसमें हम 16 का 1 तो यह कहता है कि लोक नियोजन में कोई भी नौकरी हो, वो आईएएस का हो, आईपीएस का हो, चपरासी का हो, किसी भी नौकरी हो, देश के सभी नागरिक उसके लिए क्या हैं? समान है। ये 16 के 1 में कहता है। बाद में आपको पीडीएफ से बताऊंगा। 16 के 2 में इसी कांड को कहा है कि इसमें जोड़ दिया वहीं अनुच्छेद 15 वाली बात कि किसी भी नागरिक का लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पे और कहीं भी भारत में जन्म लिया हो, उसके आधार पे कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का यह 2 है। लेकिन इसी से हम लोग आगे चलते हैं। 16 का 3 क्या कहता है? यह कहता है कि राज निवास के आधार पर, जैसे कोई भी राज्य है, स्टेट है, निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब फॉर्म भरते हैं तो भरा जाता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं। तो इस आधार पे भारत में जो जितने राज्य हैं, वह राज्य अपना कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे अभी बिहार में टीचर की भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, तो इसमें कुछ बिहार के लड़कों द्वारा कहा गया कि बाहर वाले को बराबरी का दर्जा क्यों दे दिया गया। बिहार ने कहा कि नहीं, हम शुरू से देते आते रहे तो हम देते रहेंगे। तो लेकिन यह राज्य कर सकता है, कई राज्य ऐसे हो सकते हैं कि अपने टोटल नियुक्ति का कुछ विशेष परसेंट, 2%, 4%, 10%, 50%, जो भी हो, वो तय कर सकता है कि हम इतना ही दूसरे स्टेट को देंगे। तो अब बात आती है जो सेकेंड 16 का 2 था कि अनुच्छेद 16 का 2 कहता है कि हम जन्म स्थान किसी भी जगह पर विभेद नहीं करेंगे। तो यहाँ विभेद क्या हो गया? उत्तर प्रदेश बिहार में भेद हो गया, बिहार झारखंड से भेद करेगा, बंगाल यहाँ से भेद करेगा। यहाँ होता है राज्य सरकारें वो इस मायने में स्वतंत्र हैं कि दूसरे राज्यों के निवासियों को कितना परसेंटेज दें। अब ऐसा मानिए कि महाराष्ट्र में कई बिहारी स्टूडेंट जाते हैं, बंगाल में भी हाल ही में बिहार स्टूडेंट गए थे, तो उनको पीट दिया गया होटल में घुस करके। क्यों पीट दिया गया? वहाँ की सरकार तो एक विशेष परसेंटेज देती ही है, लेकिन वहाँ की जनता को यह लगता है कि हमारे राज्य में आके नौकरी क्यों करेगा। हालांकि ये संविधान में है, ये सरकार तय करेगी कि अगला करेगा कि नहीं करेगा, वो राज्य गवर्नमेंट तय करेगा, नहीं कि कोई वहाँ का व्यक्ति करेगा। लेकिन सुनने में आया कि वह कोई राजनेता था। तो इसलिए अनुच्छेद 16 का 3 यह लोगों में विभेद करता है, मतलब रिजर्वेशन देता है, आरक्षण देता है, राज्य को उसकी नौकरियों पर आरक्षित करता है कि आप चाहें तो अपने नागरिकों को ही अधिक लाभ दे सकें। तो ये हुआ अनुच्छेद 16 का 3। अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि कोई भी राज्य, उस केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो,
सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर SC, ST और OBC को विशेष रिजर्वेशन दे सकता है। आपने भारत में मंडल कानून सुना होगा, मंडल आयोग गठन सुना होगा, ये इसी संबंधित है कि अगर कोई समाज पिछड़ा है शैक्षणिक आधार पर तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सामाजिक और शैक्षणिक उसको पिछड़ा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए विभेद कर दिया जाएगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC जैसे जो कोटिवार बांटा गया है उनको विशेष रिजर्वेशन दिया जाता है और इसमें कई ऐसी जातियों को सम्मिलित किया गया है। आज बिहार सरीखे पूरे देश के कई राज्यों में या सेंट्रल में जो विरोधी दल है वो जाति जनगणना की बात कर रही है, कई जगह जाति जनगणना हुआ है, बिहार में हुआ है। इनका मानना है कि हम जातियों को तय करके कि कौन जाति कितना रूप से पिछड़ा है उस हिसाब से रिजर्वेशन देंगे। तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बात नहीं है कि हम जातियों को पहचान करके विशेष रूप से उन्हें ये संविधान में चूंकि दिया हुआ है कि कोई भी समाज है, कोई भी जाति है तो अगर पिछड़ा हुआ है तो रिजर्वेशन देंगे। लेकिन दूसरे दल, दूसरे जाति के लोग जो अगड़े में आते हैं और उसमें भी कुछ पिछड़े लोग होते हैं सामाजिक स्तर से, तो उन पर ध्यान की बात जब नहीं की जाती तो लोगों में आक्रोश की बात आ जाती है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि हम लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े आधार पर हम रिजर्वेशन लोगों को दे सकते हैं। 16 का 5 क्या कहता है? 16 का 5 इस बात पर जोर देता है कि किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित लोक नियोजन में आधारित सीटों पर क्या होगा, विशेष प्रावधान किया जा सकता है। देखिए, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भी लोग कहते हैं कि धर्म पर आधार पर राजनीति हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन संविधान 16 का 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि कुछ विशेष संप्रदाय हैं, कुछ विशेष धर्म है कि लोक नियोजन के आधारित सीटों में प्रावधान किया जा सकता है। मतलब कि कोई जाति विशेष रूप से धर्म संप्रदाय है, पिछड़ा हुआ है, या कोई संप्रदाय है वह अपने लिए विशेष मांग करता है कि नहीं हम पिछड़े हैं, हमको कुछ विशेष दिया जाए। कई जगहों पर देखा गया है उत्तर प्रदेश में या कई राज्यों में या तमिलनाडु वगैरह में, कर्नाटका की ही बात की जा रही है, कर्नाटका में मुस्लिम संप्रदाय को कुछ रिजर्वेशन अधिक दे दिया गया था। वहाँ सरकार ने विरोध किया और इस पर क्रिमिनल भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 16 के 5 को देखते हुए इस बात पर स्टे लगा सकता है कर्नाटक में विरोधी दलों का कि नहीं, आप इसको देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन का कोटा है 50%, क्या उससे ज़्यादा दिया जाएगा धर्म संप्रदाय के आधार पर या कोटे में ही उनका कोटा निर्धारित किया जाएगा, ये एक विवाद का विषय है जिस पर बहस चल रहा है। अभी जान लीजिए कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर 50% के अतिरिक्त 10% रिजर्वेशन को मंजूर दिया गया है, मंजूरी किया गया है, जहां 60% है। मतलब ये कि बिहार जो भी हाल ही में शिक्षक नियुक्ति में, दूसरी नियुक्तियों में 65% रिजर्वेशन की मांग कर रहा था, वो कहीं नाजायज नहीं था, ऐसा देश में हो चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 60% की मंजूरी मिल चुकी है। यही मात्र भारत में से 2 राज्य हैं। लेकिन विशेष धर्म और संप्रदाय को 50% के अंतर्गत ही रखा जाए कि उन्हें अलग से दिया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस का मुद्दा है, इस पर चल रहा है। और अनुच्छेद 16 का 6 कहता है कि किसी भी कैटेगरी में रहने वाले लोग, वो जनरल हो, OBC हो, ऐसे लोग जो मतलब कि उन्हें पहले क्रीमी लेयर में माना जाता था, लेकिन अब वो क्रीमी लेयर के रूप में पूर्णतः रूप से नहीं है, या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उस आधार पे उन्हें लोक नियोजन में अलग विशेष व्यवस्था की जाती है। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात की मान्यता दे दी गई कि जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसे भी लोक नियोजन में रिजर्वेशन की बात की जाएगी। 10% रिजर्वेशन, ऐसे जैसे EWS और EBC 2 कैटेगरी में इसको माना गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। सीधा से मतलब है कि अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समता की तो बात करता है। समता तो है यहाँ पर,
लेकिन देश के सभी नागरिकों को समान मानता है। किसी भी, अब कोई भी धर्म हो, कोई भी कहीं भी जन्म लिए हो, कोई भी संप्रदाय हो, मानता है। लेकिन उसके आगे क्या होता है वहीं कि पुनः विशेष आधारों पर रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे देश में की गई है और यह व्यवस्था संवैधानिक है। लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था में कुछ सरकारें, राज्य सरकारें, कुछ दलें व्यवधान उत्पन्न करके अपने मांगों को मनवाने का जो प्रयत्न करते हैं, वो अंततः सुप्रीम कोर्ट में संविधान के इस आर्टिकल को देखते हुए फैसला सुरक्षित किया जाता है। तो विद्यार्थी इसमें आगे जो दिया हुआ है पीपीटी, उसे भी मैं स्क्रीन पर छोड़ देता हूं कि वह इससे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे 16(1) में कहा है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। 16(2) कहता है कि लोक नियोजन में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो मैंने आपको समझाया। 16(3) कहता है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, माने हर एक स्टेट अलग अलग अपना परसेंटेज दे सकता है दूसरे राज्यों को। 16(4) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर SC ST पिछड़े वर्ग जिनका लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें राज्य के उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए, ये भी बात एक समझने लायक है कि जिनका समाज में प्रतिनिधित्व नहीं है, ये बहुत लंबा विषय की बात है। लंबे विषय की बात ये है कि जब आपको देश जो है सभी चीज़ों में समान अवसर की बात करता है, तो आपका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर मिलता है कि मुझे दबाया गया, कुचला गया। लेकिन ये पूर्णतः सही तर्क नहीं है। आप देखेंगे कि किसी भी कैटेगरी में, फॉरवर्ड वर्ग में ही चले जाए, मैं उदाहरण देता हूँ, कोई ब्राह्मण है और कोई ब्राह्मण के अगर 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों के लिए ब्राह्मण ने सही काम किया। एक पढ़ के इंजीनियर हो गया, दूसरा पढ़ के डॉक्टर हो गया और तीसरा घूमने लगा, ऐशबाजी करने लगा, और चौथा कहीं चपरासी बन गया। तो अब वो कहे कि नहीं, मेरे एक बच्चे को तो सामाजिक पिछड़ेपन हो गई, उसको मौका तो दिया गया था, लेकिन वो उस मौके का इस्तेमाल नहीं करके और घर में बैठा रहा और उसका उस समय का मतलब कि लाभ नहीं ले सका। तो आज हम भारत के सभी जातियों की बात करते हैं, कह दिया जाता है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे और निम्न वर्ग के जातियों को दबाए थे। ये पूर्णतः सही बात नहीं है। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण हैं कि निम्न जाति के लोग भी राजा बने हैं, छोटे जाति के लोग भी राज किए हैं। राजवंशी एक बहुत बड़ा समाज है देश में। राजवंशी का मतलब होता है कि वो राज किए हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जातियों का, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं जिनके लोग राजा हुआ करते थे। सीधा सा मतलब ये है कि समाज में, देश में कोई भी नागरिक हो, अपने कर्तव्यों और मेहनत के बल पे वो किसी भी समय आगे बढ़ा है और आज भी आगे बढ़ रहा है। उदाहरण देता हूँ, बिहार में एक CM थे जीतन राम मांझी। बिहार में तो कितने मांझी हैं, वहीं क्यों CM तक पहुंचे? मतलब उस व्यक्ति ने अपने आप को संघर्ष में डाला। CM बनाने के लिए तो कोई रिजर्वेशन नहीं था कि CM बना दिया जाए। रमई राम बिहार के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जगजीवन राम, ये लोग भी दबे कुचले परिवार से थे, लेकिन इनको क्या दबाया गया था? क्या इनको दबाया गया? भीमराव अंबेडकर की आपने कहानी सुना होगा, आज़ादी के पहले से प्रयत्न करते करते कानून मंत्री बन गए। उनको तो किसी ने दबाया तो दबे नहीं। तो सीधा से मतलब है कि जबरदस्ती समाज में आरक्षण थोपना एक वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है। सीधा से मतलब है कि कोई दबाने वाली राजनीति आज स्वतंत्र भारत में नहीं कर सकता, कानून है। लेकिन फिर भी सरकार को जातिगत आरक्षण, विशेष रिजर्वेशन के आधार पे अगर राजनीति करनी है तो बात अलग है। चूँकि मैं विषयतर हो रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको विषय पर लगा समझने की बात है। अभी देखिए, इसी बात को मैं एक चर्चा करता हूँ आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर एक निर्णय दे दिया कि किसी भी कैटेगरी में आने वाले जो क्रीमी लेयर में आते हैं, वो अलग बात है कि क्रीमी लेयर हर एक वर्ग में, हर एक राज्य ने निर्धारित किया कि इतना पैसा कमाने वाला क्रीमी लेयर में है, इसमें नहीं नीचे वाला है। जैसे बिहार में 12 लाख है और 15 लाख की डिमांड हो रही, नहीं 15 लाख तक जो नहीं कमाएगा वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। तो आप कहीं कर दीजिए कि 1 करोड़ जो नहीं कमाएगा, जिसको 1 लाख महीना कमा रहा है साल में, वो कह रहा है कि हम गरीब हैं, क्रीमी लेयर में नहीं है। 1 लाख महीना कमा करके भी अगर गरीब हैं तो फिर आपको तो भाई समझाना मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट यह कह दिया कि आप अगर सबसे निचले तबके के पैदान में रहने वाले जाति से संबंध रखते हैं, जिसको छोटी जाति कहा जाता है, उसमें भी आप अगर क्रीमी लेयर में आ गए तो फिर आपको रिजर्वेशन कैसा? क्या सभी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट ही सरकार को समझाएगी कि सरकारों को और विरोधी दलों को सोचना होगा?
जो अपोजिशन की पार्टी है वो हमेशा चाहती है कि पोजीशन को हम नीचे करके हम सत्ता में आए, और यहीं पर संविधान का दुरुपयोग होता है। तो जब तक हमारा देश नहीं समझेगा, देश का समझने मतलब कि देश के नागरिक से बात को समझेगा नहीं। जैसे कोई मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के कोटे से एक बार डॉक्टर बन गया, अच्छा डॉक्टर बन गया, और एक फॉरवर्ड व्यक्ति जो उसके टीचर है प्राइमरी विद्यालय में, तो दोनों के परिवारिश में अंतर आ जाएगा। अब क्रीमी लेयर में वो डॉक्टर चला जाएगा, 50,000 महीना दे करके एक स्वर्ण वर्ग का टीचर भी वो क्रीमी लेयर में नहीं है, 6 लाख कमाता है, लेकिन उसको रिजर्वेशन EWS आधार पर मिल सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं, इसको बहुत बड़ा मंथन की और देश में सभी दलों को बैठाकर एक बहस की जरूरत है, और इस बहस के बाद सरकार निर्णय दे कि हम रिजर्वेशन को नए तरीके से कैसे लागू करें। रिजर्वेशन होनी चाहिए, दबे हुए को, जो पिछड़ा उसको उठाना चाहिए, लेकिन ध्यान ये भी देना चाहिए कि पिछड़ा हुआ क्यों रह गया, वो कैसे पिछड़ा। अब एक ही परिवार के मैंने उदाहरण दिया कि एक परिवार के 2 बच्चे, एक पढ़ने जा रहा है, दूसरा सिनेमा देखने जा रहा है, तो फिर यहाँ तो बात बेमानी सी हो गई। तो इस तरह से अनुच्छेद जो 16 है और 16 में जो प्रावधान किए गए हैं, इन सभी प्रावधानों पर एक लंबे विषय की बहस की जरूरत है। आइए थोड़ा सा और हम देखते हैं आगे। देखिए, अनुच्छेद 16 के 5 कहता है किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित लोक नियोजन में आधारित सीटों का प्रावधान किया जा सकता है। मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूं कि धर्म और संप्रदाय, इस आधार पर रिजर्वेशन देना देश में एक क्रांति की लहर ला सकता है, एक वैमनस्यता ला सकता है। किसी धर्म को हम क्यों देंगे? लेकिन जिस समय इस धर्म को बनाया गया था, क्या उस समय ही तुष्टीकरण की नीति आई थी? कौन से धर्म को सबसे पिछड़ा मानेंगे? इस्लाम को पिछड़ा मानेंगे हम कि इसमें ज़रूरत है, कि सिख को मानेंगे, कि जैन को मानेंगे, कि बुद्धिस्ट को मानेंगे? ये लंबे बहस की बात है, ये सामान्य लोगों के मानसिकता से परे की बात है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको समझाते समझाते थक जाएगा कि हम धर्म के आधार पर क्यों आरक्षण दें, आरक्षण में इनके लिए विशेष कोटा क्यों दें। कुछ राज्यों ने करके दिखाया भी है, और इसका होता है कि बहुत विरोध होता है, क्योंकि संविधान में जगह है, विंडो है, इसलिए किया जा रहा है, किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 का 6 कहता है कि 103वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य द्वारा 10% आरक्षण किया जा सकता है। यह एक सराहनीय कदम है। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन जो स्वर्ण है, चाहे OBC में भी हैं, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़ गया उसको न अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, न उच्च शिक्षा मिल पाएगी, न कहीं और नियोजन में जाने के लिए उसको समय मिल पाएगा। तो ऐसे लोगों को अगर 10% रिजर्वेशन दी जाती है तो समाज में यह खुशी का लहर था, इसका विरोध भी लोगों ने नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर मानसिकता ही विरोध करने का विरोध तो किया, लेकिन उनके विरोध को खुद वापस लिए। तो अनुच्छेद 16 अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, डिटेल्स है। मेंस जानने के लिए हमारा मेंस क्लास में इसको पूरा और डिटेल्स पढ़ाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में अनुच्छेद 16 के इन 6 पॉइंट को, जो मैंने PPT के माध्यम से भी आपको इस पर दे दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ें और याद रखें, जो आपको प्रीलिम्स निकालने में बहुत बड़ी मदद करेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, स्वयं पढ़ें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।